यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का सेकंड पेपर डिस्कस कर रहे हैं, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। और इस क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है प्राकृतिक संसाधन के ऊपर, नेचुरल रिसोर्स। प्राकृतिक संसाधन। नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन। तो देखिए, प्रकृति के अंदर जो जीव जंतु निवास कर रहे हैं, ठीक है, प्रकृति के अंदर हर एक जीव को जीवित रहने के लिए, अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए कुछ संसाधनों की आवश्यकता होती है, कुछ रिसोर्स की आवश्यकता होती है, प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये प्राकृतिक संसाधन क्या क्या हो सकते हैं, इनमें से देखिए, जैसे कि जल है, वायु है, ठीक है, भूमि है, वन है, वनस्पतियां हैं, ठीक है, पहाड़ है, चट्टाने हैं, ये महासागर है, ठीक है, सूर्य की किरणें, सूर्य, ये भी, तो ये सारे क्या है, संसाधन हैं। पेट्रोलियम, ईंधन, कोयला, लकड़ी, विभिन्न प्रकार के जो प्रकृति के अंदर ये संसाधन पाए जाते हैं, इन संसाधनों की आवश्यकता होती है हर एक जीव को अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए। ठीक है, तो उन्हीं प्राकृतिक संसाधनों को आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स को। प्रकृति के अंदर, प्रकृति में हर एक जीव को, प्रकृति में हर एक जीव को जीवित रहने के लिए, प्रकृति में हर एक जीव को जीवित रहने के लिए कुछ प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता, प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। ये प्राकृतिक संसाधन प्रत्येक जीव के लिए विशिष्ट होते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन प्रत्येक जीव के लिए विशिष्ट होते हैं। मतलब कि देखिए, प्राकृतिक संसाधनों में एग्जांपल क्या आएगा, जल, थल, वायु, पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला आदि, वन भी, ठीक है, वन, ठीक है। तो देखिए, प्रकृति के द्वारा ही बनाए गए संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जो कि प्रकृति के द्वारा स्वयं रचित है। प्रकृति ने, नेचर ने जिन तत्वों का निर्माण किया है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। और इन प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है इस प्रकृति के अंदर रहने वाले, निवास करने वाले जीव जंतुओं को। इनके बिना जीव जंतु अपने जीवन को पूर्ण रूप से या अपने जीवन को आसानी से सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो हर एक जीव को प्रकृति के अंदर अपने अस्तित्व को बनाए रखने में या जीवित रहने में, अपने जीवन को जीने के लिए कुछ प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। और ये जो प्राकृतिक संसाधन है, जीव की जाति के अनुसार विशिष्ट होते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं।
इनमें से मैंने कुछ आपको यहाँ पे लिख के बताए हैं, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक संसाधन, सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन सभी जीवों के द्वारा उपयोग में नहीं लिए जाते। विशिष्ट प्रकार के ही प्राकृतिक संसाधन विशिष्ट जाति के जीवों के द्वारा ही उपयोग में लिए जाते हैं। जैसे कि एक चट्टान की बात करें, ठीक है, एक चट्टान की बात करें तो एक चट्टान के ऊपर जो पक्षी होते हैं वो अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। खड़ी चट्टान, कोई खड़ी चट्टान है, ठीक है, कोई रॉक है, उस रॉक के ऊपर किसी दीवार में कोई खड्डा है छोटा सा, ठीक है, कोई होल है बिल टाइप में, उसके अंदर जो पक्षी होता है वो अपना घोंसला बनाकर निवास करते हैं, ठीक है। एक पक्षी ने अपना घोंसला बनाया हुआ है चट्टान के ऊपर खड़ी दीवार पर, ठीक है, रॉक पर। तो देखिए जो ये बर्ड है, जो पक्षी है, इसके लिए ये क्या कर रहा है, जो चट्टान है प्राकृतिक संसाधन का काम कर रहा है, क्योंकि चट्टान ने क्या किया है, इस पक्षी को रहने के लिए निवास स्थान प्रदान किया है, ठीक है। इसको रहने के लिए अपना घोंसला बनाने के लिए एक साइट प्रोवाइड करवाई है, एक प्लेस इसको उपलब्ध करवाई है, एक जगह दी है इसको रहने के लिए, हैबिटेट्स, अपना निवास स्थान या अपना घोंसला बनाने के लिए उसको जगह मिली है। तो पक्षी के लिए जो ये रॉक है ये क्या हो गया, एक प्राकृतिक संसाधन हो गया, ठीक है। लेकिन यही प्राकृतिक संसाधन चट्टान या ये रॉक जो जीव घास के मैदानों में रहते हैं, जैसे कि टाइगर की बात करें, ठीक है, चीते की बात करें, या फिर कोई और एनिमल्स ले लीजिए आप, जो कि कहाँ पर लाइफ को सरवाइव कर रहा है, घास के मैदानों के ऊपर, ठीक है, घास के मैदानों पर। जैसे कि हाथी की बात कर लीजिए, एलिफेंट, ये भी घास के मैदानों पर ही रहते हैं, ठीक है, या और कोई भी एनिमल। तो इन एनिमल्स के लिए, इन जीव जंतुओं के लिए जो कि क्या है, टेरेस्ट्रियल है, स्थलीय जीव जंतु है, घास के मैदान के अंदर निवास कर रहे हैं, उनके लिए जो ये चट्टान है, पर्वत है, ये प्राकृतिक संसाधन किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर ये निवास ही नहीं कर रहे। ये किसके ऊपर निवास कर रहे हैं, घास के मैदानों के ऊपर, ठीक है, स्थल के ऊपर निवास कर रहे हैं। तो इनके लिए जो घास का मैदान है वो प्राकृतिक संसाधन है जिसका ये उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से विशिष्ट प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका उपयोग किया जाता है स्पेसिफिक टाइप के एनिमल्स के द्वारा, ठीक है। कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे भी हैं जिनका सभी जीव जंतु उपयोग करते हैं, ऑलमोस्ट अधिकांश जीव जंतु उपयोग करते हैं, जैसे कि जल है, वायु है, ठीक है। ये प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जिनका लगभग सभी अधिकांश जीव जंतुओं के द्वारा उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, वन, फॉरेस्ट, ठीक है, ये सारे क्या प्राकृतिक संसाधन है। अब देखिए जो ये प्राकृतिक संसाधन है इनको वर्गीकृत किया है, दो भागों में इसको बांटा हुआ है। अगर इनको वर्गीकृत करें हम तो देखिए दो तरह के प्राकृतिक संसाधन होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, रिन्यूएबल रिसोर्स और अरिन्यूएबल रिसोर्स या नॉन रिन्यूएबल। नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन अनवीकरणीय संसाधन। रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है, नवीनकरणीय और अनवीनकरणीय संसाधन। अब देखिए नाम से जैसा आपको समझ में आ रहा होगा, नवीनकरणीय संसाधन की बात करें या रिन्यूएबल रिसोर्स की, तो ये संसाधन ऐसे होते हैं जिनको
हम दोबारा बना सकते हैं, ठीक है, जिनको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनको दोबारा बनाया जा सकता है। ये प्रकृति के अंदर खत्म नहीं होते और अगर इनकी मात्रा कम हो जाती है तो इनको वापस से मानव गतिविधियों के द्वारा इनको दोबारा से हम उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि नवीकरणीय संसाधनों में वन, जल, मृदा, वन, जल, मृदा आदि, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन देखिए प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं ये संसाधन, और ऐसे संसाधन हैं जिनको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। वन के अंदर वनस्पतियां, प्लांट्स, अगर ये खत्म हो जाए तो इनको दोबारा उगाया जा सकता है, ठीक है, प्लांटेशन किया जा सकता है, पौधारोपण की क्रिया करवाई जाती है। पौधारोपण की क्रिया के द्वारा, वृक्षारोपण के द्वारा जो वन है, वन के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है, वापस से इनको प्राप्त किया जा सकता है। जल और मृदा से के नवीनीकरण से मतलब है इनकी क्वालिटी को डेवलप करना, ठीक है, इनके जो मात्रात्मक नहीं, इनके गुणात्मक जो लक्षण हैं उनको डेवलप करना। जल अगर पोल्यूट हो जाए, जल प्रदूषित हो जाए तो इसको वापस से क्या है, शुद्ध किया जा सकता है, इसको रिसाइकल किया जा सकता है, इसके अंदर घुलित अशुद्धियों को निकाला जा सकता है विभिन्न प्रकार की तकनीकों के द्वारा, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ टेक्निक्स के द्वारा पोल्यूट वाटर को वापस से प्योर बनाया जा सकता है और इस तरह से शुद्ध जल के संसाधन हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से मृदा की बात की जाए तो मृदा के अंदर पोषक तत्वों को वापस से पहुंचाकर, पोषक तत्वों के स्तर को इंक्रीज कर, ठीक है, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को, इसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाकर विभिन्न प्रकार से मृदा को इस तरह से हम क्या है वापस से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं प्रकृति के अंदर। इस तरह के संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अब देखिए अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अनवीकरणीय संसाधन प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले वे संसाधन हैं जो अगर एक बार समाप्त हो जाएं तो उनको वापस से हम प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। जो ये अनवीकरणीय संसाधन है प्रकृति के द्वारा स्वयं ही बनाए जाते हैं, इनको हम दोबारा रिसाइकल नहीं कर सकते और इनको बनने में काफी लंबा समय लगता है, करोड़ों, अरबों, खरबों वर्षों का समय लगता है। प्रकृति के द्वारा स्वयं बनाए जाते हैं ये संसाधन और इनको काफी लंबा समय लगता है। अगर इनकी अंधाधुंध उपयोग किया जाए, ठीक है, अनकंट्रोल्ड इनको यूज में लिया जाए, बेतरतीबी तरीके से इनका उपयोग किया जाए, अंधाधुंध दोहन किया जाए इनका, तो इनकी समाप्ति हो जाएगी, ठीक है। ये कम हो जाएंगे प्रकृति के अंदर और अगर ये कम हो जाते हैं, इनका खत्म हो जाता है संसाधन, तो इनको हम वापस से प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह के संसाधन अनवीकरणीय या रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं। इनके अंदर जैसे कि कोयला, तेल आदि, ठीक है। पेट्रोलियम ईंधन जो कि निकलता है, या प्राकृतिक गैस जो कि पृथ्वी के गर्भ से निकलती है, ठीक है। कोयले की बात करें तो कोयले की खानी भी क्या है, पृथ्वी के गर्भ में है विद्यमान। काफी लंबे समय पहले जो जैविक पदार्थ थे, कार्बनिक पदार्थ थे, जब वो पृथ्वी के गर्भ में किसी प्राकृतिक घटनाओं के कारण से दब गए, तो प्रकृति के घटनाओं के कारण से ये कार्बनिक जैविक पदार्थ जो पृथ्वी के गर्भ में दबे, इनके ऊपर क्या है, बहुत ज्यादा दाब था, पृथ्वी का दाब बहुत ज्यादा था गर्भ में, और पृथ्वी के गर्भ में दबे हुए थे कार्बनिक पदार्थ। इस दाब के कारण और ताप के कारण ये कार्बनिक पदार्थ पेट्रोलियम पदार्थों में, कोयला, तेल, इस तरह के प्राकृतिक गैस के अंदर कन्वर्ट हो गए, रिएक्शंस हुई।
कुछ जैविक क्रियाएं हुई, अभिक्रियाएं हुई पृथ्वी के गर्भ में। इन अभिक्रियाओं के फलस्वरूप जो कार्बनिक जैविक पदार्थ पृथ्वी के गर्भ में दबे थे वो पदार्थ परिवर्तित हो गए और प्राकृतिक संसाधनों में परिवर्तित हो गए और अनवीकरणीय संसाधनों का निर्माण हो गया। अब जब हम पृथ्वी के गर्भ में कोई खान खोदी जाती है तो वहां पर हमें क्या है, अनवीकरणीय संसाधन प्राप्त होता है, जैसे कोयले की खान, तेल। और इनका अंधाधुंध उपयोग किया जाए तो इनकी समाप्ति हो जाएगी और इनको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। इनको प्रकृति के द्वारा सोनी बनाया जाता है और इनको बनने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है। ठीक है, इस तरह के प्राकृतिक संसाधन है, दो तरह के पाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। देखिए, कोयले की बात करें तो कोयले का भी उपयोग किया जाता है मनुष्य के द्वारा। मनुष्य व जीव जंतु सभी प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित है। ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग है या फिर अन्य जीव जंतु वो सारे क्या है, प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। वन की भी आवश्यकता होती है, वनों से विभिन्न प्रकार के उत्पाद हमें मिलते हैं, लकड़ी, फल, सब्जियां। ठीक है, वनों से प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार की औषधियां, जो औषधिक तत्व हैं वो भी हमें वनों से प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग किया जाता है विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने में या विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार करने में। ठीक है, जल की भी आवश्यकता होती है, जल का उपयोग किया जाता है मनुष्य के द्वारा तथा अन्य जीव जंतुओं के द्वारा भी, यहाँ तक कि वनस्पतियों को भी वन की आवश्यकता होती है। पेय जल के रूप में उपयोग किया जाता है या अन्य जैविक क्रियाएं नहाने धोने में, ठीक है, या अन्य औद्योगिक विकास में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। ठीक है, कारखानों के अंदर जल का उपयोग किया जाता है। मृदा की बात करें तो मृदा की भी रिक्वायरमेंट होती है, सॉइल की। मृदा के अंदर ही जो हमारी फसलें हैं, क्रॉप है, उनको विकसित किया जाता है। मृदा के अंदर ही विद्यमान पोषक तत्वों का उपयोग किया जाता है पेड़ पौधों के द्वारा, और ये अपना जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप निर्मित भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। मृदा के अंदर विद्यमान जो पोषक तत्व हैं उनका उपयोग कर ही अपनी ग्रोथ कर पाते हैं। तो हर एक जीव जंतुओं के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। कोयले की बात करें तो कोयले का भी उपयोग किया जाता है मनुष्य के द्वारा भी ऊष्मा प्राप्त करने में। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करने में या ऊष्मा प्राप्त करने में कोयले का उपयोग किया जाता है। तेल का, प्राकृतिक तेल का उपयोग किया जाता है। जो पेट्रोलियम तेल निकलता है गर्भ से, उसके अंदर कई प्रकार के कार्बनिक जैविक पदार्थ मिले हुए होते हैं, इनको सेपरेट किया जाता है। विभिन्न प्रकार के उपयोगी तत्व मिले हुए होते हैं। प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है हीट में, ऊर्जा प्राप्त करने में। ठीक है, इस तरह से प्रकाश हेतु भी उपयोग किया जाता है। घरों या कार्यस्थलों के ताप को जीवन या कार्य योग्य बनाने हेतु, भोजन पकाने हेतु, ठीक है, प्राकृतिक जो गैस होती है, तेल या कोयला, भोजन पकाने हेतु प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। मनोरंजन हेतु, मानव के मनोरंजन के लिए लगभग सभी साधन ऊर्जा पर आधारित है। अर्थात जैसे टेलीविजन की बात करें, हम टेलीविजन की बात करें या फिर यातायात के साधनों की बात करें, ट्रैवलिंग के लिए जिन साधनों का उपयोग किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, जो यातायात के साधन है वो क्या है, ईंधन से चलते हैं। उनके अंदर पेट्रोल डाला जाता है या डीजल डाला जाता है। और पेट्रोल और डीजल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, पेट्रोलियम ईंधन से। जो पेट्रोलियम तेल निकल रहा है पृथ्वी के गर्भ से, उसके अंदर ही विद्यमान होता है पेट्रोल और डीजल। तो इस तरह से अगर हम इन प्राकृतिक संसाधनों का अंदर उपयोग करेंगे तो ये एक दिन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे और इनको हम फिर वापस बना नहीं पाएंगे। इनको बनने में काफी लंबा समय लगता है और प्रकृति के द्वारा स्वयं बनाए जाते हैं ये। तो प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए इनका हमें सीमित मात्रा में या आवश्यकता के अनुसार ही हमें इनका बहुत ज़्यादा जरूरत हो वहाँ पर इनका उपयोग हमें करना चाहिए। बहुत सोच समझकर इनका दोहन हमें करना चाहिए। ठीक है, देखिए वनों की बात करें तो वनों के पर्यावरण के अंतःक्रिया के अध्ययन को, जो वन होते हैं
फॉरेस्ट ये अपने जो वातावरण है उससे संबंध रखते हैं, क्योंकि वनों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है पेड़ पौधों के द्वारा, उसमें ऑक्सीजन गैस का उत्पादन किया जाता है जो कि वायुमंडल में बाहर की तरफ पर्यावरण में मुक्त किया जाता है, और वायुमंडल के अंदर विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से जो वन और वन के आसपास का जो वातावरण है, इनके मध्य की जो अंतः क्रिया है, इस अंतः क्रिया के अध्ययन को हम वन पारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं। ठीक है, वन तथा उसके वातावरण के मध्य अंतरक्रिया के अध्ययन को वन पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, वन पारिस्थितिकी कहते हैं। वन पारिस्थितिकी या फॉरेस्ट इकोलॉजी तथा इसका प्रबंध वानिकी कहलाता है, तथा इसका प्रबंधन वानिकी कहलाता है। ठीक है, वन पारिस्थितिकी या फॉरेस्ट इकोलॉजी। फॉरेस्ट इकोलॉजी वानिकी कहते हैं। वनों के विषय के अध्ययन में वन ऐसे स्थल हैं, देखिए जो वन होते हैं ये वन ऐसे स्थल है जहां पर वृक्षों के कारण धरती का 10% या इससे अधिक भाग ढका होता है। विश्व के स्थलीय भागों को कुल 24.4% भाग में वन पाए जाते हैं। विश्व के कुल 24.4% भाग पर जो वन है वो विद्यमान होते हैं, और जो ये वन है इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसीलिए वन के 33% भाग की उपस्थिति आवश्यक है। वन के कारण ही जो हमारा वायुमंडल है वो शुद्ध रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त किया जाता है और ऑक्सीजन गैस को रिलीज किया जाता है वनीय क्षेत्र के द्वारा। तो वन के 33% भाग की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा वन विभाग है उसके द्वारा बताया गया है। ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने बात किया है प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर, नेचुरल रिसोर्स के ऊपर। प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत किया है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, ठीक है, वो सब कुछ आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।